नमस्कार। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले खबर ललितपुर से है, जहां पर गैस रिफिलिंग के दौरान एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने आग पर पानी और रेत फेंक कर किसी तरह काबू पाया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ है। गैस रिफिलिंग के दौरान वहां पर आग लगी है। वहीं नोएडा में 2 दुकानों में आग लगी है। देखते ही देखते आग भीषण हुई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र की घटना है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में भी देखते ही देखते भीषण आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आगरा में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। घटना कमलानगर थाना इलाके की है। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बरेली में बुलडोजर से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह ने बुलडोजर पर खड़े होकर शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। बुलडोजर की नई परंपरा का पुलिस ने विरोध भी किया। थाना फरीदपुर कस्बे में कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूर्व बसपा विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। विनय शंकर तिवारी का करीबी अजीत पांडे भी गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं इस वक्त। ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। आज ईडी ने कई जगहों पर छापा मारा था। छापे के बाद विनय शंकर तिवारी गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी गिरफ्तार किए गए हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या अपडेट है? देखिए, अनुपम न्यूज 18 अपने दर्शकों के लिए खबर ब्रेक कर रहा है। पूर्व बसपा विधायक और वर्तमान समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी लखनऊ के न्यू हैदराबाद इलाके में विनय शंकर तिवारी को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। विनय शंकर तिवारी की एक कंपनी में डायरेक्टर अजीत पांडे को भी गिरफ्तार ईडी ने किया है। बताया जा रहा है अजीत पांडे की गिरफ्तारी महाराजगंज से हुई है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। विनय शंकर तिवारी और उनके परिजनों की एक कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस थी, जिसके नाम पर कई बैंकों के कंसोर्टियम से करीब 1130 करोड़ रुपए के बैंक लोन और क्रेडिट लिमिट ली गई थी। उसी में ये करीब 754 करोड़ रुपए का घपला और घोटाला किया गया था, जिसकी एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी। सीबीआई की उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने विनय शंकर और उनके करीबियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले में विनय शंकर तिवारी से पूछताछ हो चुकी है। विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनियों की 72 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी ईडी जब्त कर चुकी है। आज भी विनय शंकर तिवारी और उनके करीबियों के 8 ठिकानों पर देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी हुई, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, मुंबई, नोएडा शामिल है। और इसी छापेमारी के दौरान ही विनय शंकर तिवारी की उनके आवास न्यू हैदराबाद लखनऊ से गिरफ्तारी कर ली गई है। विनय शंकर तिवारी एक समय के कद्दावर बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र हैं। हरिशंकर तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनको बाहुबली माना जाता है। उत्तर प्रदेश ऋषभ, लेकिन अगर बात करें अजीत पांडे की, तो क्या कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है? किस तरीके से भूमिका यहां पर तय की जा रही है और क्या दोनों को बैठा करके भी आमने सामने पूछताछ हो सकती है? देखिए, अभी ईडी ने ये बात तो कंफर्म नहीं की है कि आगे वो क्या करने वाले हैं, लेकिन अजीत पांडे को इन्हीं की कुछ कंपनियों में डायरेक्टर बताया जा रहा है, इनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। विनय शंकर तिवारी की जो कंपनियां हैं, जो एक मदर कंसर्न है, वो गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पे है।
लखनऊ के महानगर इलाके में उसका दफ्तर है और उसी से जुड़ी हुई कंपनियां कंदर्प कंस्ट्रक्शंस हैं और भी कई कंपनीज हैं। उसमें विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़े लोग ही अहम पदों पे हैं, कोई डायरेक्टर है, कोई एमडी है और उसी संदर्भ में ये गिरफ्तारी हुई है। सबसे पूछताछ की गई है, तमाम आपत्तिजनक कागजात बरामद हुए थे, जिसके बाद ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और आगे भी जैसा ईडी सोर्सेज ने कंफर्म किया है, ये विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। आने वाले समय में ईडी विनय शंकर तिवारी को अपनी कस्टडी रिमांड में लेगी। अजीत पांडे को भी जेल भेजने के बाद कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और ये माना जा रहा है विनय शंकर तिवारी और अजीत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है ईडी। ऋषभ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में कई जगहों पर आज छापेमारी हुई थी, तो वैसे में वहां से क्या निकलकर अब तक सामने आ पा रहा है? देखिए, जो जैसा मैंने पहले बताया कि लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, नोएडा, नई दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर 8 ठिकानों पर इस विनय शंकर तिवारी की कंपनी से जुड़े हुए जो कुछ स्थान थे वहां पर छापेमारी की गई है। उसमें कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। पहले की छापेमारी और अभी तक की जांच में ईडी के पास जो दस्तावेज थे उनको वेरीफाई किया गया है, उनको क्रॉस चेक किया गया है। विनय शंकर तिवारी जब उनमें तमाम ईडी के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी कर ली गई है और इन्हीं की। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुरादाबाद में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां मंडी समिति के परिसर में अवैध अतिक्रमण से बुलडोजर से गिराया गया। बुलडोजर एक्शन से भूमाफिया हड़कंप मच गया। मंडी समिति की जमीन पर अवैध कब्जा कर भूमाफिया ने पक्का निर्माण कर दिया था, जिसको जिला प्रशासन ने पीएसी और पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा एक्शन वहां पर हुआ है। उन्होंने एक्स्ट्रा दुकानों के अंदर अवैध अतिक्रमण कर रखा था। ठीक है, उनको नोटिस दिया गया था, कितने बार नोटिस जा चुके हैं और इनको फिर कहा भी गया था कि स्वयं हटा लीजिए, लेकिन जब इन्होंने स्वयं नहीं हटाया तब ये कार्रवाई की गई। कब से कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई देखिए, बीच में ईद के पहले भी चली थी, रमजान के महीने में एक दिन बुलडोजर चले थे। उसके बाद भी कहा गया था कि इन लोगों ने समय मांगा था और समय भी दिया गया था कि हम स्वयं हटा लेंगे, लेकिन नहीं हटाए। महोबा में सीमा से लगे मध्य प्रदेश के बारीगढ़ में रामपुरा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 28 साल के लड़के फूलचंद्र की मोबाइल पर गेम खेलते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक लड़का अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था, तभी अचेत होकर गिर गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत बता दिया। अचानक उसको चक्कर आया, चक्कर के बाद गिर गया तो अचानक उसको मोबाइल वाला है इमरजेंसी में। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर बता रहे हैं कि ये खत्म हो गया था। अच्छा, किस चीज़ में भैया जॉब लगना चाहती थी? जॉब उसकी मतलब उसका भी इंटरव्यू उसका हुआ था अभी, तो बस जॉब उसका लगने कुछ उसमें था, जल विभाग के उसमें था, उसकी सैलरी होने वाली थी। मेरठ में सौरभ हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की खबर आई है। मेडिकल टेस्ट में मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुस्कान लगभग 20 दिन से जेल में बंद है। प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मुस्कान के चेहरे पर मायूसी छा गई। डॉक्टरों ने मुस्कान को प्रेगनेंसी की दवाएं देना शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट जेल से लेटर आया था कि 2 महिलाएं मुस्कान और संगीता, जिनका महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चेकअप किया जाना है, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर कोमल वहाँ पे चेकअप के लिए आज गई थी और उन्होंने उनका शारीरिक परीक्षण किया और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया दोनों का। और संज्ञान में आया कि दोनों यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने वहाँ पर उनके लिए अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग के लिए कराने के लिए सलाह दी है और उनको कुछ खून बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली चीजें भी उपलब्ध कराई। दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के एडमिशन और परीक्षाओं को देखते हुए महिलाओं और बच्चों के आने पर रोक लगाई है। दारुल उलूम परिसर के बाहर इसको लेकर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक अभी ये रोक केवल 15 दिनों के लिए लगाई गई है। दारुल उलूम में बड़ी संख्या में छात्र प्रवेश लेने और परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, जिस कारण परिसर में भारी भीड़ हो रही है। भीड़ को नियंत्रित करने
और छात्रों की सुविधा के लिए दारुल उलूम ने छोटे बच्चों और महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई है। देवबंद के दारुल उलूम में एक नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि एडमिशन का दौर चल रहा है और एडमिशन में जब बच्चे को लेकर आते हैं तो माता पिता से रिक्वेस्ट की गई है, और जो यहाँ घूमने आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। 15 दिन के लिए यहाँ पर महिलाओं को और बच्चों को आने के लिए रोका गया है। और आपको दिखाना चाहूँगा, ये नोटिस है आपके सामने, ये सूचना जो ये लिखा है, इसमें दारुल उलूम ज़ियारत के लिए आने वाले सभी सम्मानित मेहमानों से निवेदन है कि अपने साथ महिलाओं को दारुल उलूम में न लाएं, क्योंकि इस समय पूरे देश में बड़ी संख्या में छात्र दारुल उलूम में दाखिले के लिए आए हुए हैं और प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं और छोटे बच्चों को दारुल उलूम में आने से रोका जाए। और यह पूरा फरमान जो है यह कुछ दिन के लिए जारी किया गया है, जिससे कि आज जो एडमिशन के लिए बच्चे आए हुए हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। निवेश की न्यूज 18 सहारनपुर। लखनऊ में सीएम योगी ने पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का उद्घाटन किया। पुलिस और सुरक्षा बल की टीमें इस दिन की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि खेल के बिना अच्छा स्वास्थ्य संभव नहीं है और अच्छे स्वास्थ्य के बिना सशक्त बन पाना भी संभव नहीं है। हमारी सरकार लगातार खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है। मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती की जा रही है। इनका उत्साहवर्धन कीजिए। मेजबान उत्तर प्रदेश पुलिस की हमारी होम टीम पल्लवी संधू और कुलदीप सिंह इनके एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 20,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के पूर्व खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार उन्हें प्रदान करती है। लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने शिरकत की। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले सरकारें स्थिर नहीं होती थीं, कब कहां पलट जाए कोई भरोसा नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्थिर सरकार बनी, उसके बाद देश की छवि लगातार बदली है। पहले की सरकारें देश की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझते थे, देश की संपत्ति में लूट खसोट मचाते थे, लेकिन मोदी जी ने पूरी व्यवस्था बदल दी है। वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बदल गई है। हर भारतवासी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करेगा। कोई नहीं चाहता कि बार बार चुनाव हो और उसकी दिनचर्या प्रभावित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है रोड मैप बनाने के लिए लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आते रहेंगे। सुरक्षा के लिए कार्य करने के लिए जो ठोस और सुदृढ़ कदम उठाने चाहिए वह उठाने में बाधा होगी, और वैसे ही बाधा होगी जैसे 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हम सब देख रहे थे। 2017 के पहले आपने उस उत्तर प्रदेश को देखा होगा जिसमें सरकार के समानांतर हर जनपद में एक नई सरकार संचालित होती थी। वे प्रदेश और देश का कानून नहीं मानते थे। उन पर देश के किसी संवैधानिक सत्ता का प्रोटोकॉल का उल्लंघन उनके लिए चुटकी भरा खेल था। संसाधनों पर लूट खसोट करना उनका विशेष अधिकार हो गया था। उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था, और इस प्रकार की माफिया प्रवृत्ति जब भी पनपेगी तो उस अराजकता का शिकार व्यक्ति आएगा, समाज बनेगा, और अंततः पूरी व्यवस्था उससे पथभ्रष्ट होगी और लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे।
यहां मुख्यमंत्री योगी ने 26 शिक्षक और 60 छात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 2014 के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में काफी सुधार हुआ। हर सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पुरस्कार के रूप में 1,36,800 रुपए। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। हो सकता है इससे पहले भी हो संभावना थी, क्योंकि देश तो वही है, संसाधन भी वही है, तंत्र भी वही है, नेतृत्व बदला और उस नेतृत्व ने अपने दूरदर्शिता के कारण। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। वक्फ कानून और औरंगजेब विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। संगीत सोम ने कहा कि रामगोपाल यादव समेत सभी सपाइयों को सड़कों पर पीटा जाएगा। समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। यादव तो करके देखे, इस सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। उनके बारे में ज्यादा बात करोगे तो ठीक नहीं। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनवाने की मांग की है। देवकीनंदन ने कहा कि संविधान सभी को बराबर का हक देता है, तो एएमयू में भी मंदिर होना चाहिए। देवकीनंदन इस दौरान वादा करते भी दिखे कि जब वहां मंदिर बन जाएगा तो वो फ्री में कथा करने के लिए वहां आएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिद है और अभी यहाँ पे कुछ हिंदू बच्चों ने ये कहा है कि यहाँ पर अगर इतनी मस्जिद है तो एक मंदिर भी उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। और याद रखो अलीगढ़ वालों, अगर वहां मंदिर बना तो कथा करने आऊंगा फ्री। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मिल्कीपुर सीट हारने के बाद सद्बुद्धि आई है। कल अवधेश प्रसाद ने रामलला के दर्शन किए थे। वोट बैंक के कारण अखिलेश न तो अयोध्या गए और न ही मथुरा। में लोकसभा पर समाजवादी पार्टी जीत गई तो उन्होंने अपने को ये बताया कि हम समाजवादी अखिलेश यादव जी ने कहा कि अयोध्या के राजा तो अवधेश प्रसाद हैं। और थोड़े दिन के बाद अब मिल्कीपुर में जब उपचुनाव हुआ है तो वहाँ की जनता ने इस बात को बता दिया कि तुम तो मारीच थे और गुमराह करके तुमने वहाँ पर जो है आप जीत गए और वहाँ पर इतने बड़े अंतर से यानी लगभग 65,000 वोटों से वहाँ पर विजयी बनाया एक विधानसभा क्षेत्र के भीतर। जो अयोध्या में जितने से हार हुई थी उससे भी ज़्यादा वोटों को डाल करके उन्होंने कमल के फूल खिलाए। तो अब उनको उसका पछतावा है और उसी के कारण उनको ये सद्बुद्धि आई कि वो जब परास्त हुए हैं तो जा करके अब भगवान के शरण में वो गए और ये बहुत अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आगरा में रामजीलाल सुमन के घर के बाहर हुए प्रदर्शन और हंगामे के आरोपियों पर कार्रवाई न होने के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इसलिए ही हम कहते आए हैं कि देश का संविधान खतरे में है। खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी को खतरा पैदा कर रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले।
समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगा पोस्टर वायरल हो रहा है। सपा नेता ब्रजेंद्र सिंह भोजला ने पोस्टर लगवाया है। पोस्टर में एक तरफ बुलडोजर एक्शन के बीच किताबें लेकर भागती बच्ची दिखाई दे रही है। पोस्टर में दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष बच्ची को सम्मानित करते हुए दिख रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। भागवत ने कहा है कि संघ की शाखा में सभी का स्वागत है, लेकिन औरंगजेब को मानने वाली शाखा में ना आए। सभी भारतीयों का संघ में स्वागत है। पूजा पद्धति अलग अलग लेकिन संस्कृति एक है। जो भारत से अलग हुए हैं उनकी दशा किसी से छुपी नहीं है। इमरान मसूद ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे महागठबंधन में टेंशन होना स्वाभाविक है। इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की थोड़ी है। इमरान मसूद ने यूपी में एसपी और बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बड़े जहाज पर समंदर के अंदर जब तूफान ज्यादा होता है तो लहरों के थपेड़े छोटी कश्तियों को खा जाते हैं, तो फिर बड़े जहाज की सवारी से ही बाजान बचती है। देखिए, सम्मानजनक सीट तो देनी पड़ेगी इनको। अगर गठबंधन चलाना है तो गठबंधन चलाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ कांग्रेस की है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कांग्रेस एक बात की गारंटी है देश के अंदर कि कभी भाजपा के सामने कंप्रोमाइज नहीं करेगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कल से लागू होगी। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने साफ किया है कि आम जनता पर इस इजाफे का कोई असर नहीं पड़ेगा और पेट्रोल डीजल मौजूदा दरों पर ही मिलता रहेगा। You would have seen a notification from the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. गाजियाबाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को धमकी भरा मेल मिला है जिसमें फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी थी। जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग हरकत में आ गया। मेल की तकनीकी पड़ताल की जा रही है। आरोपी एड्रेस, आईपी एड्रेस और बाकी सबूत जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में बम और गोले बनाए जाते हैं। ये फैक्ट्री रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। मुरादनगर से सूचना प्राप्त हुई कि ओएफएम की मेल आईडी पर एक किसी अन्य मेल आईडी से धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। इस संबंध में थाने की पुलिस टीम, साइबर सेल, बीडीएस टीम एवं अन्य टीमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है, जैसे आईपी एड्रेस एसेट्रा कलेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद में थाना पुलिस टीम द्वारा तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में एक लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। आरोप है कि 5 दिन तक लड़की के साथ 23 लोगों ने रेप किया। बताया जा रहा है कि 19 साल की लड़की बीते 29 मार्च को घर से निकली थी तो 4 अप्रैल को वापस लौटी। आरोप है कि इस बीच युवती के साथ 12 नामजद और 11 अज्ञात लोगों ने रेप किया। युवती की मां की तहरीर पर थाने में 12 नामजद और 11 अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि तो कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जौनपुर के खुटन में दबंगों ने गरीब परिवार के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। रास्ते पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद पीड़ित परिवार डीएम ऑफिस में धरने पर बैठ गया। पीड़ित की माने तो उसने पहले शाहगंज एसडीएम से शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल डीएम की जानकारी होने पर उन्होंने एडीएम को भेजकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।